साथियों, आज के चैप्टर की शुरुआत हम मूल विषय की अपेक्षा हमारे एक दर्शक श्री सक्सेना शिखर जी के कमेंट से करना चाहेंगे। सक्सेना जी, आपने लिखा है कि आपकी बातों में सत्यता है, लेकिन दूसरी तरफ आपने ज्योतिष के प्रचलित नियमों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। तो सक्सेना जी, आपको जब मेरी बातों में सत्यता नजर आती है तो दूसरा पक्ष तो अपने आप गौण हो ही जाता है। मेरा उद्देश्य यहाँ पर किसी को भी कटघरे में खड़ा करना नहीं है और ना ही किसी भी पद्धति को अच्छा या बुरा कहने का कोई मेरा मंतव्य है। वास्तव में मैं भी प्रचलित नियमों के गोल गोल दायरे में घूमता हुआ इन नतीजों तक पहुंच पाया हूँ। मेरी बुद्धि ने मुझे जो रास्ता दिखाया और जिस बात में मुझको सत्यता नजर आई, उसी को अपने अनुभव के आधार पर आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। हम कोई भी पद्धति फॉलो करते हो, उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। होता क्या है कि समय के साथ साथ उसमें कुछ जोड़ घटाव होते रहते हैं। यह एक प्रकृति का नियम है। उसमें कुछ अनुभव, कुछ विचार जुड़ेंगे, कुछ उसमें से घटेंगे और कालांतर में यही जोड़ और घटाव उस पद्धति को बोझिल बना देते हैं, बहुत लेंथी प्रोसेस कर देते हैं और उस पद्धति को फॉलो करने वाला भी गोल गोल घूमते ही रहता है, किसी निष्कर्ष पर पहुंच नहीं पाता। यानी किसी भी एक सटीक नतीजे तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। जो भी प्रचलित पद्धतियां हैं, किसी में कोई खराबी नहीं है। सभी के सूत्र एक जैसे हैं, सिर्फ उनको डिकोड करने और उनके एप्लीकेशन करने में फर्क है। और यूं देखा जाए तो फर्क कुछ भी नहीं है, क्योंकि सिर्फ डिकोड करने और एप्लीकेशन करने में ही अंतर आता है। तो फिर यह फर्क है कहाँ पर? हम क्यों एक पद्धति को किसी दूसरी तरफ ले जाते हुए पाते हैं, दूसरी पद्धति को किसी तीसरी तरफ ले जाते हुए पाते हैं? इनमें फर्क क्या है? अब आप एक बात से इसको समझने की कोशिश कीजिए कि जैसे हमको दिल्ली से कलकत्ता के लिए जाना है और दिल्ली से हम पूर्व की तरफ चलना शुरू कर दें तो शायद कलकत्ता हम बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। इसके उलट यदि हम कलकत्ता जाने के लिए दिल्ली से पश्चिम दिशा की तरफ चलना शुरू कर दें तो हम कलकत्ता तो अवश्य पहुंच जाएंगे, लेकिन पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर कलकत्ता पहुंचेंगे। यानी इस पूरी यात्रा में पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाना है, रास्ते की, मौसम की सभी परेशानियों को भी सहन करना है, तब जाकर हम मंजिल तक पहुंचेंगे। पर मंजिल पर अवश्य पहुंच जाएंगे। अब इसमें समय की बर्बादी भी होगी। तो आप दोनों में अंदाज लगा सकते हैं कि फर्क कहाँ है। अब मंजिल तो दोनों तरफ से मिलेगी, पसंद अपनी अपनी है। पूर्व दिशा की तरफ से यात्रा शुरू करने वाला सटीकता से और जल्दी कलकत्ता पहुंचेगा और पश्चिम दिशा की तरफ से यात्रा शुरू करने वाले को समय भी काफी लगेगा, रास्ते की परेशानियां भी भोगनी पड़ेंगी। लेकिन यहाँ पर एक बात अवश्य है कि जो पश्चिम दिशा की तरफ से चलना शुरू करेगा उसको समय और परेशानी तो अधिक लगेगी, लेकिन उसको पूरी दुनिया देखने का मौका भी मिलेगा। पर जब तक वह कलकत्ता पहुँचेगा तब तक हो सकता है कि उसकी कलकत्ता यात्रा का मकसद ही शेष नहीं रहा हो, क्योंकि वो रास्ते में इतना टाइम खर्च कर चुका होगा। दुनिया तो उसने देख ली, यह अपनी जगह है, पर वह कलकत्ता किसी उद्देश्य के लिए जा रहा था, दुनिया घूमने के लिए नहीं। दुनिया घूमने का तो उसको मौका मिला अपनी गलत यात्रा शुरू करने के कारण। अब यहाँ पश्चिम दिशा की तरफ से यात्रा शुरू करने का आज के विषय के साथ क्या कनेक्शन है? वह ऐसा ही है जैसे कुंडली में पहले तो लग्न देखिए, फिर चलित देखिए, फिर लग्न का बल देखिए, फिर ग्रहों का बल देखिए, और इसी तरह से नवमांश, दसमांश, सप्तमांश जितने भी अंश हैं उनका भी अध्ययन कीजिए। और यहीं पर तो बात समाप्त नहीं हो जाती। अभी तो आपको अष्टक वर्ग भी देखना है, फिर यह भी देखना है कि ग्रह कहीं वक्री तो नहीं है, अस्त तो नहीं है, फिर ग्रहों की बाल, वृद्ध या मृत अवस्था क्या है, और भी बहुत सारे फार्मूले आपको लगाना पड़ेंगे। यह पश्चिम के तरफ की यात्रा कुछ इस तरह से आप समझ सकते हैं, जबकि दिल्ली से कलकत्ता जाना सीधा काम है। आपको पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाना, इस प्रक्रिया से गुजरना जरूरी नहीं है। आप कलकत्ता सटीक पहुंच सकते हैं से भी, जो सीधा रास्ता है उससे भी। और हो सकता है जब तक आप कुंडली में इतने फार्मूले लगाकर देखें, तब तक जो कुंडली दिखाने आया हुआ जातक है वह ही उठकर भाग। अब जब कुंडली दिखाने आया जातक ही उठकर भाग ले, तो फिर यह पश्चिम तरफ की यात्रा का फायदा क्या? यह विद्वता सिद्ध करने तक तो ठीक है,
लेकिन ये व्यवहारिक रूप से किसी को भी सूट नहीं करता है। और जाहिर है कि जब हमारी आदत ही पश्चिम की तरफ से चलने की पड़ी हुई है तो यह तो कोई नहीं चाहेगा कि क्लाइंट उठकर चला जाए, क्योंकि आखिर तो फीस लेने के लिए ही हम बैठे हैं यहाँ पर। फिर उस स्थिति में क्या करेंगे? शनि की 7.5 लगाएंगे, कालसर्प दोष लगाएंगे, पितृ दोष लगाएंगे, क्योंकि वहां आदत ही हमारी पड़ चुकी है कि हमको दिल्ली से कलकत्ता वाया पश्चिम की तरफ से चलना है। इसलिए यह सारी परेशानियां आती हैं। अभी कुछ समय पूर्व ही एक सोशल मीडिया फ्रेंड का फोन आया था, उनसे ज्योतिष पर बात चलने लगी और मालूम पड़ा कि वो भी ज्योतिष ही करते हैं। तो वो पूछने लगे कि आप कौन सी विधा से ज्योतिष का फलित करते हैं। मैंने कहा भाई मैं तो सभी विधाओं को मिलाकर ही फलित करता हूँ। जो भी विधा मेरे पैमाने पर सही उतर जाए और मुझे सटीकता तक ले जाए उसी विधा का उपयोग कर लेता हूँ। तब उन्होंने मेरे से पूछा कि मेरे ये लग्न है और इसमें पंचम भाव में राहु बैठा है, इस राहु के क्या फल होंगे। तो मैंने उनको कहा कि इस राहु का दशा काल आपके जीवन का स्वर्णिम काल होगा। वो थोड़ा चौंक गए, क्योंकि उनको मुझसे यह उम्मीद थी कि मैं ये कहूंगा कि राहु तो तुम्हारा बेड़ा गर्क कर देगा, पंचम भाव में बैठा है। फिर वो बोले कि आपकी बात तो बिल्कुल सही है, पर मैं आज तक स्वयं हैरान हूँ कि इस राहु ने मुझे इतने अच्छे रिजल्ट क्यों दिए, जबकि इस राहु पर तो किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। फिर यह चमत्कार हुआ कैसे? और इसी की वजह से जब यह दशा शुरू हुई तब मैं बहुत चिंतित था, लेकिन इतने तो बहुत शानदार परिणाम मेरे जीवन में दिए हैं। खैर उनकी बात पूरी हुई तो हमने उनको एक स्थिति बताई कि यह 10वें भाव में कर्क राशि में गुरु बैठे हैं, इनका क्या रिजल्ट होगा, आप अपनी विधा से बताइए। तो वो थोड़े सपचाते हुए बोले कि मैं तो ऐसा है षोडश वर्ग, अष्टक वर्ग, षडबल, ग्रह बल ये सब देखकर और फिर बताता हूँ, पूरा अध्ययन करके बताता हूँ और आपको मैं यह कल बताऊंगा। मैंने कहा ठीक है, आपको जब इच्छा हो, जब समय मिले तब बता दीजिएगा। हमने मन में सोचा कि इनको दिल्ली से कलकत्ता पश्चिम की तरफ से ही पहुंचना है तो इनको उधर से ही चलने दीजिए। और अगले दिन जो उन्होंने मुझे जवाब दिया वह हैरान करने वाला था। उन्होंने कहा कि इस गुरु ने हंस योग बना दिया है और अपने परमोच्च अंशों में है, और इस गुरु की दशा में जातक राजा सरिका बन गया होगा। यश, मान, धन सब कुछ इस गुरु की दशा में इस जातक को मिला होगा। और हकीकत यह है कि इस गुरु ने जातक को अपनी दशा में जेल में पहुंचा दिया, अच्छे भले प्रतिष्ठित व्यक्ति को जेल में पहुंचा दिया। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ज्योतिष शास्त्र इतना कुछ कठिन नहीं है कि हम सत्य तक नहीं पहुंच सके, लेकिन हम खुद दिल्ली से कलकत्ता पूर्व दिशा से चलने की बजाय पश्चिम दिशा से चलते हैं और सारी समस्याएं यहीं पर खड़ी होती हैं। ये जो मार्ग की कठिनाइयां हैं, सर्दी, गर्मी, बरसात, जो पूरी पृथ्वी का चक्कर काटने के दौरान लगती हैं, वही हैं। हम एक वर्ग देखते हैं, दूसरा वर्ग उसको काट देता है। एक चीज को देखते हैं, दूसरी चीज उसको काट देती है। सप्तमांश में कुछ मिल रहा है, नवमांश में कुछ मिल रहा है, इधर मूल कुंडली में अलग मिल रहा है। मतलब हम जानबूझ के इस प्रक्रिया को लंबी चौड़ी बना देते हैं। और यह जो मार्ग की कठिनाइयां जो मैं बता रहा हूं, वो कठिनाइयां समझ लीजिए कि हमारे फलित में आती हैं, और मैं भी इन चीजों से बहुत गुजरा हूं। फिर भी मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है कि किसी को अच्छा या बुरा कहूं। सभी अपनी अपनी जगह सही हैं। जिसको जो रास्ता अच्छा लगे उसी रास्ते से चलना चाहिए, अपनी खुशी मिले वही रास्ता बेहतर है। किसी में भी कोई बुराई नहीं है, सब अच्छे हैं। बस चलने वाले के मिजाज के मुताबिक रास्ता होना चाहिए। तो आप जिस भी पद्धति पर चल रहे हो उसी पर चलिए, और हमारे कोई सूत्र आपको सटीक और अच्छे लगते हो तो उन्हें अपना लीजिए, और आपको सहायक नहीं लगते हो तो छोड़ दीजिए, कोई जबरदस्ती तो है नहीं। खैर हम आज के अपने मूल विषय पर लौटते हैं, और बात हो रही थी कि धन कैसे मिलेगा और इसको जानने के लिए कुंडली में क्या देखना चाहिए, साथ ही क्या करना पड़ेगा। देखिए हमने पहले भी बहुत बार बात की है, और सभी पद्धतियों में यह सर्वमान्य है कि दूसरा भाव धन का है, और धन देने की जिम्मेदारी भी दूसरे भाव की है, द्वितीय की है। इसमें किसी को भी कोई विरोधाभास नहीं है। तो धन के लिए हमें इसी भाव पर फोकस करना पड़ेगा, और यह कोई बहुत ज्यादा कठिन गणना नहीं है, बहुत सिंपल सा काम है। दिल्ली से
वाया कानपुर पटना कलकत्ता पहुंचने जैसा ही सीधा है। इसमें पाकिस्तान होकर पूरा चक्कर लगाकर कलकत्ता पहुंचने जैसा कोई काम नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा काम है। आइए इस बात को समझने के लिए हम एक वृक्ष लगन की कुंडली बना लेते हैं। तो ये बन गई वृक्ष लगन की कुंडली। अब ये दूसरे भाव में मिथुन राशि है और आप जानते हैं मिथुन का स्वामी बुध है। तो इस वृक्ष लगन वाले जातक की धन के मामले में पूरी उम्र धन देने की जिम्मेदारी इस बुध की है, द्वितीय की। अब इस बुध को आप चाहे इसका वित्त मंत्री समझ लीजिए, यानी वित्त मंत्री दूसरे भाव का स्वामी इस वृक्ष लगन के लिए बुध ही होगा। अब इस चैनल पर जो नए दर्शक हैं और जिनके ध्यान में नहीं है उनको बता दूं कि बुध की सिर्फ मिथुन राशि ही होती है। कहीं आप यहाँ कन्या राशि को भी बुध की मानकर यह फार्मूला लगाएंगे तो वह गलत हो जाएगा। जैसे सिंह लगन में राहु द्वितीय होगा और आप यदि वहाँ बुध को लेकर करेंगे तो सारी गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए यह ध्यान में रखिए। अब यह बुध वित्त मंत्री तो हो गया, पर यह धन देगा कैसे? सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि यह धन कैसे देगा। अब यदि हम भारत के संदर्भ में देखें या किसी भी राष्ट्र के संदर्भ में देखें तो वित्त मंत्री जितना योग्य होगा, जितना सशक्त होगा, राष्ट्र को फाइनेंशियल मैटर्स में वह उतना ही योगदान कर पाएगा। उसकी जो काबिलियत है उसी के अनुसार फाइनेंशियल मैटर्स में वह देश को उतना ही आगे बढ़ाए। उसी तरह यहाँ पर भी इस बुध पर निर्भर है कि वह जातक को कितना समृद्ध बनाएगा, कितना सशक्त बनाएगा, कितनी मात्रा में धन देगा। तो इस बुध में योग्यता कितनी है यह देखना पड़ेगा। अब इसकी योग्यता कैसे देखेंगे? सारा दारोमदार इसी पर निर्भर करता है। इस द्वितीय बुध की योग्यता देखने के लिए हमें इसे अपने भाव से कितनी दूरी पर यह बैठा है यह देखना पड़ेगा। यानी द्वितीय अपने भाव से कितनी दूरी पर बैठा है यह दूरी देखनी है। तो आइए इसे फिर समझते हैं एक उदाहरण से। अब मान लेते हैं कि यह द्वितीय भाव का स्वामी द्वितीय बुध यहाँ चतुर्थ भाव सिंह राशि में बैठा है। ये बुध यहाँ पर सिंह राशि चतुर्थ भाव में बैठा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह द्वितीय अपने द्वितीय भाव से तीसरे भाव की दूरी पे बैठा है, 1, 2, 3। तो यही तीसरा भाव यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है। ये तीसरा भाव यानी धन के मामले में इस जातक के लिए यह तीसरा भाव महत्वपूर्ण माध्यम बन जाएगा। यानी धन का जरिया इस मामले में तीसरा भाव ही बनेगा, क्योंकि द्वितीय की दूरी तीसरी है अपने भाव से। यानी ये जातक जीवन में जो कुछ भी धन का सृजन करेगा वह इस तीसरे भाव के माध्यम से करेगा। अब तीसरे भाव के कारकत्व तो आपको मालूम ही होंगे, कारकत्व देखकर आप जान सकते हैं। अब तीसरे भाव से जैसे चार्टेड अकाउंटेंट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मीडिया, रेस्टोरेंट, खाने पीने की वस्तुएं जैसे पैसे से ही इसको धन की आमदनी होगी, क्योंकि यह द्वितीय इसका तीसरे भाव में बैठा है। तो यह तीसरा भाव ध्यान रखिए सिर्फ धन के मामले में महत्वपूर्ण हो जाता है। धन का जरिया यह भाव ही रहेगा और इसके साथ ही ये तीसरा भाव अच्छे ज्योतिषी होने का भी बहुत बढ़िया योग बनाता है। यह एक बहुत अच्छा ज्योतिषी भी बन सकता है। तो यह तो हमने आपसे एक स्थिति की बात की, ऐसे ही आप अलग अलग भावों में इस दूरी के हिसाब से तय कर सकते हैं कि धन का जरिया क्या होगा, यानी जातक को धन किस मार्ग से मिलेगा, यह आप इस तरह से जान सकते हैं। अब जैसे यह बुध मान लीजिए यहाँ लग्न में ही बैठा हो, यह बुध अब द्वितीय अपने भाव से यहाँ पर लग्न में बैठकर 12वां हो जाता है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि इसको इस 12वें भाव से धनागमन होगा, यानी यह विदेश से जुड़ जाए, विदेश चला जाए, विदेश से संबंधित कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार करने लगे। तो इस तरह से हर ग्रह की द्वितीय की आप स्थिति देख लीजिए, उस स्थिति के अनुसार ही जातक को धन के मामले में श्रेष्ठ फल मिलेंगे
और वह धनार्जन का सबसे उत्तम माध्यम होगा बिना किसी परेशानी के। अब यहाँ पर एक बात ध्यान में रखने जैसी है कि हमने यहाँ पर इस बुध की स्थिति सिर्फ धन के मामले में देखी है और अपनी दशा अंतर्दशा में यह बुध अपने फल देने की प्रवृत्ति के अनुसार अन्य फल भी देगा। जो भी अच्छे बुरे फल इसके हैं वह भी यह देगा, लेकिन धन के मामले में यह हमेशा तीसरे भाव को ही माध्यम बनाएगा। यहाँ पर समझने की बात यही है। फिर चाहे इसकी दशा हो या नहीं हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह बच रहता है कि इस बुध को मजबूत करने के लिए क्या उपाय किए जाएं। ज्यादातर लोगों का इंटरेस्ट इसी में रहता है कि जब द्वितीय इस स्थिति में बैठा हो तो इसके लिए क्या उपाय करें। तो देखिए, आपको जीवन में धन चाहिए तो यहाँ पे धनेश की जो स्थिति है यानी तीसरी, तो यहाँ पर आपको तीसरे भाव को ही मजबूत करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा, धन के लिए तीसरे भाव को ही पकड़ना पड़ेगा। यानी तीसरे भाव को एक्टिवेट कैसे करेंगे? जीवन में आप तीसरे भाव से संबंधित कार्यों को बढ़ा देंगे, करते चले जाएंगे। तीसरा भाव जैसे जैसे एक्टिवेट होगा वैसे वैसे आपके जीवन में धन का आगमन सुगमता से होता चला जाएगा। और इसके विपरीत यदि तीसरे भाव के विपरीत आप कार्य करते हैं तो जीवन में धन का आगमन सनय सनय कम होता चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तीसरा भाव ही मुख्य है धन के आगमन के लिए। जब इसके विरोधी भावों के कार्य करेंगे तो बहुत पचाकर धन देगा। धन तो देगा, इस दुनिया में जो भी आया है उसको प्रभु अन्न जल तो देते ही हैं, लेकिन वह पचा कर देंगे। तो जीवन में धन चाहिए तो द्वितीय की स्थिति के अनुसार कार्य करें, बहुत सुगमता से धन मिलता चला जाएगा। अब आज के चैप्टर को यही विराम देते हैं और अगली बार मिलते हैं। इसी से संबंधित एक और विषय है कैरियर का, कि कैरियर का चुनाव कैसे करें। अब आज का वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए उसको अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय जय सिया राम।